हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज डे 2 है, आज डे 3 है, डे 4 है ना आज तो। आज डे 4 है। टारगेट टेस्ट सीरीज 2 है। 61 क्वेश्चंस मैंने कल करा दिए थे विदाउट वेस्टिंग टाइम। वैसे ही मैं बहुत लेट हूँ आज। आज पड़मावस है, शनिदेव जी की जयंती है और पूजा भी करनी होती है। आप लोग करते हो पूजा? चलो, अब मैंने ना 61 से वैसे कह दिया था, लेकिन 61 से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेगमेंट। कल अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी, फ्रेगमेंट होता है एक सेंटेंस जो आधा वो सेंटेंस होता है। मतलब या तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता या फाइनाइट वर्ब नहीं होता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है टूटा हुआ या टुकड़ा। तो इसमें से कौन सा जो है वो फ्रेगमेंट सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस नहीं है, फ्रेगमेंट है। द सन सेट ओवर द होराइजन पेंटिंग द स्काई पिंक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सेंटेंस पूरा है। बिकॉज द एग्जामिनर अराइव लेट एंड द पेपर वर नॉट रेडी, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, ही फॉरगॉट टू ईट। अब बताओ इसमें से कौन सा जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट है, जिसमें जो वाक्य है वो अधूरा है। तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, स्टॉप अगर आप बोलोगे तो वो अपने आप में कंप्लीट है, इट्स अ वर्ब। तो ये था बिकॉज ये आपका फ्रेगमेंट है, आधा है, क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, आधा सेंटेंस। अरे चल जा भैया, क्या हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस का मैंने मीनिंग बताया था आपको कि एक ऐसा सेंटेंस जो बिना पंचुएशन मार्क के एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में इन्वॉल्व हो जाता है बिना पंचुएशन मार्क के। तो आई लाइक टी हाउ एवर ही प्रिफर्स कॉफ़ी। आप देख रहे हैं पंचुएशन मार्क्स लगे हुए हैं। आप देखिए कौन से सेंटेंस में पंचुएशन मार्क नहीं है। शी फिनिश द वर्क, शी वेंट होम इमीडिएटली। ये होना चाहिए था शी फिनिश द वर्क एंड शी वेंट होम इमीडिएटली, या शी फिनिश द वर्क। मतलब ये पंचुएशन मार्क लगना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। शी फिनिश द वर्क फुल स्टॉप, शी वेंट होम इमीडिएटली, या तो ये ऐसे आना चाहिए था। तो ये रन ऑन सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें पंचुएशन मार्क है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये रन ऑन है। तो इसीलिए आएगा द आंसर इज सी। चूज अ सेंटेंस विद अ डेंगलिंग पार्टिसिपल। डेंगलिंग पार्टिसिपल का मतलब होता है हर पार्टिसिपल जो होता है ना उसका एक सब्जेक्ट होता है। जैसे ये पार्टिसिपल है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो इसका जो है ना ट्रीज हुआ। हैविंग फिनिश जो है ना ये पार्टिसिपल है, तो इसका आई हुआ। वाइल ड्राइविंग टू वर्क, वाइल ड्राइविंग है तो इसमें जॉन हुआ। ऐसे ही टू विन द प्राइज वन मस्ट प्रैक्टिस डेली, वन मस्ट प्रैक्टिस डेली टू विन द प्राइज। ये पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन है ही नहीं, तो इन्फिनेटिव है। डैंगलिंग पार्टिसिपल वाला ढूंढना है आपको। तो आप यहाँ पे देखो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट की सड़क पे के किनारे के चलते हुए, द ट्रीज लुक्ड ब्यूटीफुल, द ट्रीज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ इसका अगर यहाँ द ट्रीज लगाओगे तो क्या ट्रीज सड़क पे चल रहे थे? नहीं ना, लोग चल रहे थे। तो ये डैंगलिंग पार्टिसिपल का उदाहरण है। ये पार्टिसिपल है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है, लेकिन ये इन्फिनेटिव है। विच सेंटेंस करेक्टली फिक्सेस द डेंगलिंग मॉडिफायर। मतलब कौन सा सेंटेंस सही है जो पार्टिसिपल के साथ सही यूज हो रहा है। वाइल कुकिंग डिनर द डोरबेल रैंग। डोरबेल को अगर वाइल कुकिंग के पहले लगाओ तो हो जाएगा द डोरबेल वाइल कुकिंग डिनर रैंग, कि जब डोरबेल खाना बना रही थी तो बजाते बजाते जो है घंटी बज गई। कुकिंग डिनर द डोरबेल वॉज हर्ड, बट डोरबेल कुकिंग, जब डोरबेल खाना बना रही थी। बहुत बढ़िया डोरबेल है वैसे, देखो हमारी भी डोरबेल बज गई है। वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर द डोरबेल रिंग। तो ये जो है यहाँ पर ये सी है, द आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ गया है। वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर द डोरबेल रैंग। डिस्पाइट द रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेस्पाइट कॉमा स्प्लाइस। कॉमा स्प्लाइस कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ दो सेंटेंसेस के बीच में कॉमा लग जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती, या तो फुल स्टॉप लगेगा या उसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, बिना उसके जब कॉमा लगा दिया जाता है दैट इज नोन एज कॉमा स्प्लाइस। तो डेस्पाइट द रेन, तो ये एक फ्रेज है और ये फ्रेगमेंट है। तो ये क्या है? दैट इज अ फ्रेगमेंट, अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। अभी देखो सारे मैंने क्वेश्चन इसी तरीके के बनाए हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकरेंस। ये स्पेलिंग वाले जो हैं आप जरूर देख लीजिएगा, OCCURRENCE।
OCCURRENCE, तो ये है आपका, इसका आंसर है बी। मिसस्पेल्ड वर्ड मेंटेनेंस, मिलेनियम, क्वेश्चन आया, या रिद्म, RHYTHM होता है। तो ये है आपका, इसका करेक्टली जो मिसस्पेल्ड है वो है रिद्म, RHYTHM होता है, RYTHM, सॉरी, नहीं ये तो सही है। हाँ, मैं RHYTHM, हाँ, तो ये मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। वॉट इज द सिनोनिम ऑफ एबनिगेशन, डिनायल, एक्सेस। अब पढ़ के करिएगा, जो है वो पूछा गया है। तो सिनोनिम ऑफ एबनिगेशन, डिनायल, एक्सेस, एक्सेप्टेंस या अप्रूवल। दैट इज ए, डिनायल। द आंसर इज ए। द एंटोनिम ऑफ एफेमेरल, ये वर्ड इतना प्रिय है एआई को, और इसमें एफेमेरल का एंटोनिम होगा, एफेमेरल होता है ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मोटल, और इसका होगा परपीचुअल, लगातार। चूज द सिनोनिम ऑफ ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा सोशल होता है, इंसान जो होता है ना, जो सोशल एनिमल होता है। सोशेबल सिनोनिम है, सोशेबल। विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ मेटिक्यूलस। ये वर्ड भी कई बार आ रहा है, तो सोचो एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि ये भी बड़ा प्रिय वर्ड है एआई का। मेटिक्यूलस का होता है केयरफुल, तो उसका उल्टा क्या होगा, दैट विल बी स्लोपी। अ टेम्परेरी स्टे, जो कुछ समय के लिए, स्पेलिंग भी ढूंढनी है, और ये इस तरीके का 2021 के उसमें आया था। अ टेम्परेरी स्टे, सोजर्न होता है SOJ, जर्नी के बीच में रुकना, SOJOURN, सोजर्न, तो ये है आपका, दैट इज ए। सिनोनिम ऑफ एसोट्रिक, एसोट्रिक का सिनोनिम देना है, एंड दैट इज, जो कुछ ही लोगों के द्वारा समझा जाए, दैट एसोट्रिक बहुत ऑब्सक्योर होता है। द आंसर इज बी, ऑब्सक्योर। एंटोनिम होगा कॉमन, ऑब्सक्योर। एंटोनिम ऑफ वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब तो जो दयनीय स्थिति में होगा वो वल्नरेबल होता है, तो उसका वल्नरेबल का मतलब जो इसे इजीली हार्म किया जा सकता है, और इसका ऑपोजिट एक और रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है जितना भी दबाओगे ना उसके बाद वो फिर से उठकर आता है, दैट इज रेजिलिएंट। तो एबल टू रिकवर, एंड दैट इज रेजिलिएंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी बड़ी कॉमन सी स्पेलिंग है, अकोमोडेशन, ACCOMMODATION, 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 and the answer is A. I had been writing for 2 hours when he arrived. Identify the tense. Past perfect continuous tense. That is past perfect continuous tense. Which sentence is in the future perfect tense? Future perfect subject plus will have या shall have plus verb की third form. I will have gone to the market by then. The answer is C. He usually dash to the gym on Saturday. यानी कि ये एक हैबिट बता रहा है, एक रोजमर्रा का होने वाला एक्शन है, तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो कौन सा टेंस लगेगा। अगर आप चेक करें तो ग्रामर के क्वेश्चन मैंने इसी तरीके के लिए हैं, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना पड़ता है। अब बिल्कुल ही ऐसे ही गिरा दोगे तो क्या पढ़ाओगे फिर। आइडेंटिफाई द टेंस, बाय नेक्स्ट जून आई शैल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। जब टाइम बताया जाता है तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है। Which sentence uses the present perfect correctly? I have seen him yesterday. देखते चलते हैं, देखिए, अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड yesterday आ रहा है तो यहाँ have seen की जगह I saw him आएगा। I saw him since Monday. I have been, I have seen him. यहाँ आएगा I have seen him, क्योंकि seen जो है I have seen him, जब जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं उनके साथ परफेक्ट टेंस लगाते हैं। I have lived here for 10 years, और I have lived here for 10 years ये सही है। I have been living भी हो सकता है। He has went to, he has gone to होता आता, तो सही जवाब कौन सा है? द आंसर इज सी।
Identify the tense. Bells are ringing. That is a temporary action and a continuous tense. Whenever there is a temporary action, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अब यहाँ पे देखिए यहाँ हैड आ रहा है, तो ये पता चल रहा है कि ये पास्ट या थर्ड कंडीशनल जिसे कहते हैं, पास्ट की ऐसी सिचुएशन, पास्ट की एक ऐसी कंडीशन विच कुड हैव बीन फुलफिल्ड बट इट कुडंट, तो यहाँ आएगा वुड हैव. ही इज़ हैविंग अ लार्ज फैमिली, तो आइडेंटिफाई द एरर. देखो जब हैव जो होता है ना, वो हैव जब पोजेशन के सेंस में यूज़ होता है, पोजेशन के सेंस में यूज़ होता है ना, तो उसके साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते. तो फिर क्या यूज़ करते हैं? हैव. तो वो सिंपल हैव होता है या हैज़ होता है. तो हैविंग कहाँ यूज़ करते हैं? हैविंग यूज़ करते हैं जब खाना पीना, नाचना, डांस करना, नहाना, तो उसके लिए, या टाइम बिताना, या टाइम जो है स्पेंड करने के लिए आप हैविंग यूज़ करते हैं. आई एम हैविंग नाइस, आई एम हैविंग गुड टाइम्स नाउ अ डेज. ने तो यहाँ पर आएगा आई एम हैविंग, जो है ही इज़ हैविंग अ लार्ज फैमिली, या वर्ब टेंस में गड़बड़ है, स्टेटिव वर्ब की है, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली आएगा. आई डैश अ लेटर टू हिम टुमारो, तो ये टुमारो आ रहा है, आई विल, आई शैल राइट आएगा. शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपको सिंपल देख के पता चल रहा है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओहो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रही हूँ और पास्ट परफेक्ट पे गोला भर रही हूँ, ये गलतियाँ होती हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. द फास्ट रनर वन द रेस. फास्ट इज एन, देखो फास्ट रनर है, रनर इज अ नाउन, नाउन के जस्ट पहले फास्ट आया तो दैट इज एडजेक्टिव. ही रैन फास्ट, हेयर फास्ट इज, ही रैन हाउ, तो हाउ का जो जवाब दे दैट इज एडवर्ब. अलास द किंग इज रेड, अलास इज एन इंटरजेक्शन. दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, देखो जब दिस के, दिस जो है ना वो, दिस बुक इज माइन, तो यही दिस जो होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव. और जब ये के बाद वर्ब के बाद, वर्ब के पहले लगता है तो ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. देख रहे हो क्या गड़बड़ करे जा रही मैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द कमिटी वर डिवाइडेड इन द ओपिनियन. कमिटी कौन सा नाउन है यहाँ पे? देखो कमिटी जो है ना वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, मगर यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो है ना, ये जो है बटा हुआ कलेक्टिव नाउन है, बटा हुआ है, तभी तो यहाँ पर वर आ रहा है ना. नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज प्रेजेंट. नीदर क्या है? अब नीदर क्या है? देखो ये आप लोगों ने का प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, तो आपको, मैं तो किताब भी सामने साथ ही रखती हूँ अपने. देखिए ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ये ईच हो, ईदर हो, नीदर हो, ये प्रत्येक का, जैसे ईच होता है प्रत्येक, ईदर दो में से एक, नीदर दो में से एक भी नहीं, तो ये एक का जो है वो एक के बारे में बताते हैं. तो इसीलिए इनको जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. खोपड़ी घूम गई मेरी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ये. कौन कौन से? ईच, ईदर एंड नीदर, या ईच, आइदर और नाइदर, दैट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. अंडर, आई सॉ अ शटर्ड ग्लास ऑन द फ्लोर. भैया पहले मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ. शटर्ड, टूटा हुआ, टूटा हुआ. किसकी बारे में बता रहा है? किसकी खूबी बता रहा है? ग्लास की. तो ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, एंड हेयर इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव.
व्हाट आर द प्लांट्स, व्हाट आर द प्लांट्स, ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। और वाटर यहां पर क्या है, हेयर वाटर इज वर्किंग एज अ वर्ब। He is bold but his brother is timid, but is subordinating, coordinating, preposition। he is bold but his brother is timid। एक तो देखो बीच में कॉमा आ रहा है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसने जोड़ा बट ने, तो कौन सा कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। सिंस इन आई हैवंट सीन हिम सिंस मंडे। देखो ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको कुछ आता जाता नहीं है, मैं ही बेवकूफ़ होंगी आप लोगों के सामने, मगर फिर भी क्या होता है ना कि कई बार हम लोग को आता जाता है मगर हम फिर भी ना उसमें गलती कर देते हैं। देखो सिंस जो है ना यहाँ पर ये मंडे के पहले लगा है। मंडे नेम ऑफ, वैसे तो ये एडवर्ब है लेकिन नेम ऑफ द डे है, और यहां पर ये वर्क कर रहा है किसका, प्रेपोजिशन का, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, क्योंकि ये शर्त सूचक वाक्य है, टाइप 1 है। जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर, देखो जीरो कंडीशनल होते हैं जैसे इफ यू बॉइल वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर, यानी कि एक कंडीशन के होगी तो उस पर रिजल्ट आएगा ही आएगा। इट इज यूजुअली यूज फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स एंड जनरल ट्रुथ्स। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये टाइप 2 है जिसमें हम कोई कल्पना करते हैं और प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर्स को बताया जाता है। तो इफ आई वर अ बर्ड, यहां वर होता है होता। यू डैश ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, मॉरल ऑब्लिगेशन कही जा रही है, और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आप लगाते हैं शुड। वैसे मतलब एडवाइस होता है, फॉर्मल वे में होता है, ऑट टू होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। तो यू ऑट टू ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री या यू शुड ओबे। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड, ये पास्ट की एक ऐसी परिस्थिति जो पूरी हो सकती थी मगर नहीं हुई, तो वुड हैव बेक्ड लगाएंगे। विच मॉडल एक्सप्रेस केपेबिलिटी, कर सकते हैं, एंड दैट इज कैन, परिस्थिति जन्य असंभावना भी कैन ही बताता है। डैश यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड, जब किसी से हम कुछ काम करवाते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वुड के साथ यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग एक्सप्रेस, मे यू लिव लॉन्ग ये आपका बताता है विश, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हाय 104 क्वेश्चन है, आई डैश रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर, वुड रादर प्लस देन जो होता है वो चॉइस बताता, आई वुड रादर डाई देन बैग। विच कंडीशनल इज यूज फॉर रिग्रेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रिग्रेट होता है थर्ड कंडीशनल में, कोई काम हो सकता था मगर नहीं हो पाया। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक, इफ यू हैड लिसन टू माई एडवाइस यू वुड नॉट हैव रिपेंटेड। तो यहाँ पर यही चीज़ है, थर्ड कंडीशनल होता है। अब देखो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस भी कैन बी आस्क्ड, तो ये भी आप लोगों को तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लो जरा 106 वाला, मैं देख लूँ कितने क्वेश्चन हैं। Choose a sentence with the correct usage of used to. I am used to wake up early. I used to wake up waking up early. Or I am used to waking up early. I used to wake up early. देखो वैसे मैं एक बार बताऊँ आपको, अगर आप यहाँ पर पास्ट हैबिट बताने के लिए कर रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली का मतलब है कि मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ। तो यहाँ जो यूज टू यूज हो रहा है ना ये एडजेक्टिव है, और ये जो प्रेपोजिशन है ना इसके साथ ये जेरेंड यूज हुआ है। तो अगर आप पास्ट हैबिट आप जब तक पूछोगे नहीं ना तब तक तो सी और डी दोनों ही सही हैं। आइडेंटिफाई द एरर, देखो ऐसे क्वेश्चन आए हैं और बेवकूफ़ों ने उसमें जो है ना ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये चीज़ हो जाती है और उसके बाद मान नहीं रहे।
अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस के साथ से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो डू नॉट नहीं लगता है, तो अनलेस के साथ डू नॉट नहीं लगेगा। तो खुद ही सेंटेंस स्टार्ट कर रखा है, कोई पंचुएशन मार्क नहीं दे रखा। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन, दैट हार्डली के साथ कौन सा कंजंक्शन लगता है? हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर लगता है, तो आप लगाएंगे दैट इज सी, व्हेन। लेस्ट इज फॉलोड बाय, वो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है गरीबी, मुसीबत, परेशानी, तो उसका ऑपोजिट होगा प्रोस्पेरिटी। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, स्टबन, ये बाकी तो एंटोनिम्स हैं, फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट, सॉफ्ट। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है? व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग। स्विमिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या आपका जेरेंड आता है, या इन्फिनेटिव आता है, क्योंकि जेरेंड को वर्बल नाउन कहा जाता है। तो इसमें क्या है इसका आंसर? दैट इज बी। ही वॉज अपॉइंटेड डैश चेयरमैन। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन, कुछ नहीं आना। Scarcely had I entered the room when the lights went out. Scarcely hardly के साथ लगता है when, तो यहाँ आएगा when. Identify the modal. It dash strong possibility बताने के लिए यूज होता है must. It must rain today. आज तो बारिश होगी ही होगी। और एक बार मैं चेक कर लूँ मस्ट ही है या मे दे रखा है। यहाँ मे दे रखा है। मस्ट जो होता है बोलने वाले का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई गई है, तो मे भी हो सकता है भैया, मे भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, दो दो आंसर हो रहे हैं। इफ ही आस्क्स मी, if he asks me, I dash help him. I'll help him. He is too weak to walk. This can be transformed to. वहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन में भी नेगेटिव पूछ रखा था। He is so weak that he can't walk. The answer is A. He is so weak that he can't walk. बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? कि जो बहुत ही ज़्यादा दयालु होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? मेलेवलेंट। मेल मीन्स होता है बुरा, मेलेवलेंट। सिनोनिम ऑफ रीट्रेट। रीट्रेट आप लोगों ने कई बार बीएड करते हुए ये वर्ड कई बार आता है वैसे। रिपीट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ही सेड ही वुड कम। हेयर वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, कितना मुश्किल क्वेश्चन, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। सो हेयर आई रेस्ट। और अभी जब मैं इस को रिकॉर्ड किया है तो 10:12 हो रहे हैं, 2212 हो रहा है। तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैंने 60 क्वेश्चन जो हैं वो का लगभग 22 मिनट में पूरे कराए हैं। हो सकता है आपको मेरी स्पीड ज़्यादा भी लग रही हो, मगर मुझे जो है आप लोगों को का टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चीज़ें बतानी है। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड तो डू लेट मी नो, मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू वेरी मच, और बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्ज़ाम। और जिस मोड में एग्ज़ाम होता है उसी मोड में प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर है। बाय बाय।